चलिए अब यहां से क्रम शुरू करते हैं। आज बिग मार्केट वॉइसेस की कड़ी हमारे साथ श्री नवीन कुलकर्णी CIO एक्सिस सिक्योरिटीज के जुड़ चुके हैं। नवीन जी नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। और एक जिसे कहते हैं ना, आई मीन हाथी तो निकल गया लेकिन अभी पूंछ भी नहीं निकली है, ऐसी बात नहीं है। मतलब अभी SBI और ITC बाकी है। फ्रेंकली स्पीकिंग द बिगेस्ट आई थिंक अर्निंग्स वो अभी बाकी है, इंडेक्स हैवी वेट्स। लेकिन इस अर्निंग सीजन को आप कैसे देख रहे हैं और आप लोगों का जो कन्विक्शन इस अर्निंग सीजन के बाद जिस चीज से बना है वो क्या है? मैं सेक्टर की बात कर रहा हूं, फिर स्टॉक्स पे आऊंगा। जहां तक ये अर्निंग सीजन का सवाल रहा है तो मैं तो ये देख रहा हूँ कि ओवरऑल अर्निंग सीजन मैं ज्यादातर बोलूंगा थोड़ा पॉजिटिव बायस ही रहा है। ज्यादा नेगेटिव बायस नहीं रहा है। ज्यादा कंपनीज ने अर्निंग्स को मीट किया है या बीट किया है, जबकि जो नंबर ऑफ कंपनीज जिन्होंने अर्निंग्स मिस की है थोड़े कम है। अगर हम सेक्टर्स की बात करें तो जो सबसे बड़ा सेक्टर है इंडेक्स हेवी वेट वाइज वो बैंकिंग सेक्टर है। बैंकिंग सेक्टर में अगर आप नंबर्स देखेंगे तो ज्यादातर नंबर्स अच्छे आए हैं। कल अभी जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा का नंबर आया था, आई वुड से कि वन ऑफ द बेस्ट ROAs दैट दे हैव रिपोर्टेड इन देयर हिस्ट्री। 1.34% का ROA रिपोर्ट किया। क्रेडिट ग्रोथ बहुत स्ट्रॉन्ग था, निम ग्रोथ काफी स्ट्रॉन्ग था, NII ग्रोथ स्ट्रॉन्ग था। तो ऑलराउंड काफी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस दिया है बैंक ऑफ बड़ौदा ने। तो मतलब मैं ये एग्जांपल दे रहा हूँ कि पूरा सेक्टर बैंकिंग सेक्टर में ओवरऑल काफी डिसेंट नंबर्स दिए हैं ये क्वार्टर में। लार्ज कैप बैंक्स हो गए, मिड कैप बैंक्स हो गए, एक दो जगह पे मिस हुए होंगे, बट ओवरऑल काफी कंस्ट्रक्टिव रहा है BFSI सेक्टर के लिए जहां तक रिजल्ट्स रहे। इसके अलावा जो सेक्टर्स जहां पे अर्निंग्स अच्छे आए हैं वो है जैसे कि अगर आप देखेंगे तो कैपिटल गुड्स सेक्टर में अर्निंग्स ठीक ठाक आए हैं। इसके अलावा ऑटो सेक्टर में आई वुड से कि अर्निंग्स लार्जली इन लाइन विद एक्सपेक्टेशंस आए हैं। तो और जो कंज्यूमर सेक्टर है वहां पे भी अर्निंग्स लार्जली इन लाइन विद एक्सपेक्टेशंस है। तो जो काफी बड़े बड़े सेक्टर है जो इंडेक्स हेवी वेट्स है वहां पे अर्निंग्स ज्यादा करके इन लाइन है या स्लाइटली बेटर है। मिस जहां पे आया है वो IT सेक्टर है, लेकिन वहां पे भी थोड़ा मिक्स्ड बैग रहा है। जहाँ पे मिड कैप कंपनीज ने थोड़ा अच्छा दिया है जबकि लार्ज कैप कंपनीज में थोड़ा मिस रहा है। ओवरऑल थोड़ा सा नेगेटिव बायस रहा है वहां पे IT सेक्टर में, बट अदरवाइज अर्निंग्स का जो ये रहा है रुझान जो रहा है ओवरऑल इस क्वार्टर में वो पॉजिटिव बायस ही रहा है। तो सेक्टोरली बैंकिंग, कैपिटल गुड्स, टू सम एक्सटेंट ऑटो, ये सब सेक्टर में अर्निंग्स ठीक ठाक है। इन अर्निंग्स के बेसिस पर तो ऑफ कोर्स हमने देखा है स्टॉक्स ने रिलेटिवली रिएक्ट किया है, अच्छों को थम्स अप मिला, कईयों के धुलाई भी हुई। लेकिन यहाँ से आगे नवीन जो बाजार ढूंढते रहते हैं ना, अब अगला क्या? अब रिजल्ट सीजन तो हो गया, अब नेक्स्ट बड़ा ट्रिगर आपके लिहाज से क्या रह सकता है? अभी तो जो सबसे इम्पोर्टेंट ट्रिगर जो मार्केट के लिए आएगा वो है कि मॉनसून कैसे पैन आउट होता है, क्योंकि अभी जो इन्फ्लेशन के जो आसार दिख रहे हैं वो थोड़े सॉफ्टन होते हुए दिख रहे हैं। क्रूड ऑयल प्राइसेस लास्ट ईयर के कंपैरिजन में अभी काफी रीजनेबल हो गए हैं। इसके अलावा जो बाकी भी ओवरऑल कोर इन्फ्लेशन जो है वो हालात से थोड़ा सा कम हुआ है, लेकिन इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि वो ओवरहीट नहीं हो रहा है, तो वो बहुत बड़ा पॉजिटिव है। और जो इन्फ्लेशन कूलिंग ऑफ हो रहा है उसकी वजह से आगे जाके आप देखेंगे कि मतलब इंटरेस्ट रेट कट की संभावना बढ़ रही है, मे बी 6 months डाउन द लाइन, लेकिन उसकी संभावना बढ़ रही है। तो ओवरऑल ये काफी पॉजिटिव सिनेरियो डेवलप हो रहा है। लेकिन इसमें एक स्पॉइल स्पॉट हो सकता है, वो ये हो सकता है कि मॉनसून अगर सिग्निफिकेंटली बिलो एक्सपेक्टेशंस आता है, काफी जगह पे ड्रॉट टाइप सिचुएशन आ जाती है, तो वो काफी बड़ा चैलेंज हो सकता है, क्योंकि वेदर पैटर्न्स है वो बहुत ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल हो गए। जबकि ये क्वार्टर में एक्सपेक्टेड था कि हीट वेव बहुत स्ट्रांग रहेगा, लेकिन हीट वेव भी रहा है, इसके अलावा अनसीजनल रेन्स भी काफी रहे हैं। तो ये मॉनसून बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल हो सकता है, उसकी संभावना थोड़ी हाई है। दैट कैन बी अ स्पॉइल स्पॉट फॉर द इन्फ्लेशन चैलेंज, जिसकी वजह से मार्केट को थोड़े से चैलेंजेस आगे आ सकते हैं, जिसकी वजह से कॉस्ट ऑफ इक्विटी बढ़ सकता है। ये चीज के ऊपर मैं काफी कीनली नजर रखूंगा। इसके अलावा कॉर्पोरेट अर्निंग्स और ये सारी चीजें की फैक्टर्स रहेंगे जो ओवरऑल कंस्ट्रक्ट। आप वर्स्ट केस सिनेरियो की बात कर रहे हैं कि शायद ये मॉनसून, अभी ऑफ कोर्स कल IMD ने कह दिया है कि 4 दिन डिले होने वाला है, और अगर ये मॉनसून वाकई में खराब रहता है तो फिर किस तरह का प्रेशर RBI पर बनेगा
इन टर्म्स ऑफ ब्याज दरों पर क्या स्टांस लेना है? आपको लग रहा है वो जस के तस रहेंगे या फिर प्रेशर बढ़ जाएगा अब यहां से इंटरेस्ट रेट साइकिल के रिवर्सल का? अभी डिपेंड करता है। अभी अगर इन्फ्लेशन अगर यहाँ से थोड़ा कम हो जाता है तो चांसेस हो सकते हैं कि इंटरेस्ट रेट कट आएगा, क्योंकि ओवरऑल गवर्नमेंट का स्टैंड है, आरबीआई का स्टैंड है, वो अकोमोडेटिव रहा है इन द लास्ट 2 to 3 years। इसके अलावा ग्रोथ फोकस, बजट ग्रोथ फोकस रहा है, राइट। सो मेनी फैक्टर्स जिसके वजह से अगर हम देखेंगे कि नेक्स्ट 1 साल में ग्रोथ के ऊपर काफी ज्यादा फोकस है, तो ओवरऑल मुझे ज्यादा सिनारियो लगता है कि इन 6 months डाउन द लाइन इंटरेस्ट रेट कट हो सकता है। लेकिन चैलेंजेस इन्फ्लेशन के बरकरार रहे तो फिर मोर और लेस ये स्टेटस को मेंटेन रहने के चांसेस भी काफी है। रहने के चांसेस भारत में बरकरार है, लेकिन यूएस में क्या होगा वो भी एक डिसाइडिंग फैक्टर रहता है, क्योंकि अब तक हमने देखा है फिर से फ्लोज जो है वो भारत के फेवर में आते हुए दिखाई दिए हैं। मैं इनफैक्ट आपकी राय यूएस में इंटरेस्ट रेट्स और ओवरऑल इकोनॉमी की क्या स्थिति है उस पर लेना चाहूंगी, लेकिन इसी मामले पर दरअसल इलॉन मस्क टेस्ला के फाउंडर या सीईओ रादर, उनसे बातचीत की थी हमारे इंटरनेशनल नेटवर्क ने, और उन्होंने साफ क्या कहा है इंटरेस्ट रेट्स को लेकर, वो पहले आपको सुना देते हैं। You know, you can think of raising the Fed rate as somewhat of a brake pedal on the economy. Frankly, it makes a lot of things more expensive. Certainly things that are bought with credit, but then it has downstream effects on even things that aren't bought with credit. So you know, if the car payment or your home mortgage payment is absorbing more of your monthly budget, then you have less money to buy other things. So actually, it affects everything, even those that aren't things that aren't bought on credit. So, and my concern with the way the Federal Reserve is making decisions is that they're just operating with too much latency. Basically, the data is somewhat stale. So the Federal Reserve was slow to raise interest rates, and now I think they're going to be slow to lower them. That appears to be the case. तो क्योंकि फेड थोड़ा सा डीले कर रहा था रेट्स बढ़ाने में, अब वही डीले शायद रेट घटाने में आएगा, और अगर ये आलम रहा फिर ग्लोबल फ्लोज, ग्लोबल मार्केट के हाल पर हम कैसे बीच में बैठते हुए दिखाई देंगे? नवीन, जहां तक फेडरल रिजर्व का सवाल है, फेडरल रिजर्व नहीं लगता है नवीन के लिंक में आज थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, बार बार वहां पर सिचुएशन अटक रही है। लेकिन स्पीच फिर चलिए सुमित को जोड़ लेते हैं जो आपको बताएंगे कि एसबीआई और आईटीसी से क्या एक्सपेक्ट किया जाए, क्योंकि वो भी एक कल के लिए बड़ा ट्रिगर रहेगा। सुमित, आईटीसी पॉजिटिव जोन में, बताइए क्या एक्सपेक्ट कर रहा है मार्केट? कल करीब 6.5%, 7% की वेटेज वाली दोनों कंपनियों के नंबर्स आने वाले हैं। 4.5% की वेटेज है आईटीसी की और करीब 2-2.25% के आसपास की वेटेज है एसबीआई की। तो शुरुआत करते हैं पहले आईटीसी के नंबर्स के लिहाज से किस तरह का एक अनुमान बता लगाकर चल रहा है और कैसे नंबर्स आ सकते हैं। 16,380 करोड़ रुपए ये रेवेन्यू रहने का अनुमान है, 5.5% की बढ़त, और मुनाफे फ्रंट पे 17-17.5% की एक बढ़त बाजार अनुमान लगाकर चल रहा है इस तिमाही के अंदर। मार्जिन करीब 38%, जो कि रफली 33-34% के सामने आने का अनुमान है, और EBITDA रफली 6235 करोड़ रुपए, जो कि 19% बढ़ने का अनुमान 5224 करोड़ रुपए के सामने। ये कुछ नंबर्स जो कि मार्केट एक्सपेक्ट लगा के चल रहा है। वॉल्यूम ग्रोथ सिगरेट कारोबार में 12 से 13%, एफएमसीजी कारोबार में 15 से 16%, होटल कारोबार में करीब 40 से लेकर 50%, पेपर कारोबार की आय में करीब 0 से 5%, और एग्री ट्रेडिंग बिजनेस में करीब -12 से 15% के आसपास ही ग्रोथ इस तिमाही में रहने का अनुमान बाजार लगाकर चल रहा है। तो ये कुछ मोटे मोटे नंबर है जो कि मार्केट ने एस्टिमेट लगा रखे हैं। सिगरेट कारोबार में जो वॉल्यूम ग्रोथ है वो करीब 15 से 16%, और जो सिगरेट के रेवेन्यू ग्रोथ 15-16% और वॉल्यूम ग्रोथ करीब 12 से लेकर 13%, मार्जिन हालांकि 13 से लेकर 15% आने का अनुमान है। पेपर स्पेस के नंबर्स देखिए, पेपर के बेटर साइड पे थे, तो एस्टिमेट है कि शायद आईटीसी बेटर साइड पे नंबर्स यहां पर पोस्ट करता हुआ दिखाई पड़ेगा, लेकिन एफएमसीजी 15 से 16% के आसपास की ग्रोथ वहां पर भी देखने को मिल सकती है। तो इन टोटल अगर आईटीसी के नंबर्स की बात किया तो एक बेटर साइड पे नंबर मार्केट एस्टिमेट लगाकर चल रहा है वाई बेसिस पर।
एसबीआई केस में हाँ, ये एक इंटरेस्टिंग नंबर रहने वाला है, क्योंकि 2 क्वार्टर से लगातार एसबीआई बढ़िया नंबर पोस्ट कर रहा है। तो अब उसके सामने नंबर्स आने हैं, तो बड़ा बेस है ऑलरेडी 40,250 करोड़। ये मोतीलाल ओसवाल का एक पोल है, उनका मानना है कि करीब 30% के आसपास की एनआई में ग्रोथ रहेगी और 66% कंपनी का जो मुनाफा है वो बढ़ने का अनुमान है। 15,170 करोड़ रुपए इस तिमाही में रह सकता है। ग्रॉस एनपीए करीब 2.9%, सीक्वेंशियल बेसिस पे 3.10% से डिक्लाइन, और नेट एनपीए भी 0.80% से घटके 0.70% इस तिमाही में रह सकता है। सीक्वेंशियल बेसिस पे प्रोविजनिंग थोड़ी सी बढ़ेगी, करीब 5760 करोड़ से 6100 करोड़ रुपए इस तिमाही में प्रोविजनिंग रहने का अनुमान है। क्यू ऑन क्यू बेसिस पे, वाई बेसिस पे हालांकि डिक्लाइन होगा यहां पर। डिपॉजिट ग्रोथ करीब 6.5% और लोन ग्रोथ करीब 16% इस तिमाही में एस्टिमेट लगा के चल रहे हैं ब्रोकरेज हाउसेज। इसके अलावा असेट क्वालिटी में इंप्रूवमेंट रहेगा, क्रेडिट कॉस्ट में कुछ हद तक कमी रहने का अनुमान है। 3.6% के आसपास के एनआईएम्स बैंक के लिए एस्टिमेट लगा के बाजार चल रहा है। तो इन टोटल एसबीआई केस में भी वाई बेसिस पे नंबर्स बेटर और सीक्वेंशियल बेसिस पे एसेट क्वालिटी में सुधार, ये दो चीजें हैं जो कि की हाईलाइट है। बैंक ऑफ बड़ौदा के नंबर अच्छे थे ही, तो मार्केट ने कुछ हद तक वहां से क्यूज ले भी लिए हैं। अगर अच्छे नंबर रहे और आउट परफॉर्म किया तो स्टॉक में रिएक्शन भी आप शायद देख सकते हैं। तो एसबीआई और यहाँ पे आईटीसी, दो नंबर्स। देखिए, मैं यहाँ पे ज्यादा अब किसी आकलन में नहीं पढ़ूंगा, आपने मोर लेस जो सीएनबीसी आवाज का अनुमान है उसके नंबर्स नोट कर ही लिए होंगे। आईटीसी पे भी क्योंकि एक ट्रेड जा चुका है और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पे भी एक ट्रेड जा चुका है, तो इसको यहाँ पर दोबारा सम्मिलित करने की मेरे ख्याल से जरूरत नहीं है। आप ही की राय चाहूंगा इस स्पेस पे। एग्जैक्टली कुलकर्णी साहब, पीएसयू बैंक्स दरअसल अर्निंग्स लास्ट क्वार्टर की भी बहुत अच्छी थी, लास्ट क्वार्टर की अर्निंग भी बहुत अच्छी थी, बट हुआ क्या था उसके बाद जो अदानी इश्यूज के चलते वो एडवांटेज बाजार ले ही नहीं पाया था। बैंक ऑफ बड़ौदा के नंबर आपको कैसे लगे? मैं नहीं चाहता कि आप आइसोलेशन में टिप्पणी करें, बट पीएसयू बैंक्स और ये बास्केट कैसी लग रही है आपको इस वक्त, फ्रॉम दिस क्वार्टर टू नेक्स्ट क्वार्टर तक? जहां तक पीएसयू बैंक्स का सवाल है, मैं काफी टाइम से बोल रहा हूं कि पीएसयू बैंक का बैंकिंग स्पेस है, इस पे ओवरवेट स्टैंड बना के रखना चाहिए, क्योंकि इसके दो कारण है। एक तो ये कारण है कि जो बैंकिंग में जो ग्रोथ आ रही है वो प्राइमरली आ रही है वो ट्रेडिशनल बैंकिंग में, विच इज एसेंशियली क्रेडिट ग्रोथ, और उसके वजह से निम एक्सपेंशन हुआ है एंड उसके वजह से ओवरऑल प्रॉफिट ग्रोथ आ रही है, ऑपरेटिंग लेवरेज बेनिफिट्स आ रहे हैं। तो ये जो कैटेगरी है, इसमें जो ट्रेडिशनल पीएसयू बैंक है ये काफी स्ट्रॉन्ग परफॉर्म करते हैं, क्योंकि इनका डिपॉजिट फ्रेंचाइज काफी अच्छा होता है, लोन टू डिपॉजिट रेशियो इंप्रूवमेंट होने की काफी ज्यादा संभावना है, आरओई एक्सपेंशन की काफी ज्यादा संभावना है। तो एंड ये स्टॉक्स अभी भी मतलब कोई ग्रोथ नहीं प्राइस कर रही है, अभी भी वैल्यू ही है। तो उस हिसाब से यहाँ पे हेडरूम काफी है ओवरऑल शेयर प्राइस अप्रिसिएशन का। तो उस हिसाब से पीएसयू बैंक्स पे अगर ओवरवेट रहेंगे तो पैसे बनने की संभावना काफी ज्यादा है कंपेयर टू सम ऑफ द अदर कैटेगरीज। ओके, पीएसयू बैंक्स पे ओवरवेट रहेंगे तो पैसा बनने के चांसेस ज्यादा हैं, बिल्कुल आई थिंक स्पष्ट साफ यहाँ पे अपनी राय रखी। अच्छा कुलकर्णी साहब, एक और दो तीन स्पेस जिन्होंने अपने मूव से सबको सरप्राइज किया, जैसे आप कह सकते हैं बजाज ऑटो। आई मीन टीवीएस के पास लीडरशिप थी, लेकिन बजाज विद इन आई थिंक लास्ट 1 मंथ ड्रीम रन, ऑल टाइम हाई। हीरो मोटर को आपने उससे कंधे से कंधा मिलाया, बट हाँ उतना नहीं चला। बट ओवरऑल अब आप देखिए सब कुछ चल रहा है यहाँ पे। बैटरी को देखिए, एक्साइट इस दौर के हाईएस्ट क्लस्टर पे, टाटा मोटर्स इस दौर के हाईएस्ट क्लस्टर पे, मारुति हल्का सा बैकफुट पे, अभी भी अगर आप देखें प्रीवियस हाई से लगभग 700-800 रुपए डिफरेंशियल क्रिएट कर रहा है। बहुत कुछ चला भी है, बहुत कुछ स्थिर भी है, बहुत कुछ बैकफुट पे भी है। एक दो चॉइसेस विद इन द ऑटो अगर कोई बता पाए जिसको चेस करना चाहिए, कंसीडरिंग द बेटर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। जहां तक ऑटो सेक्टर का सवाल है, वहां पे अगर हम मारुति की बात करें जो मार्केट लीडर है, वहां पे इस साल में कंसिस्टेंट ग्रोथ आएगा। तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि मारुति में 12 से 13% रिटर्न बनने की संभावना है। जहां तक बजाज ऑटो का सवाल है, बजाज ऑटो मुझे ये लेवल पे टॉप आउट होते हुए दिख रहा है, क्योंकि बजाज ऑटो में ओवरऑल जो ग्लोबल चैलेंजेस है वो अभी भी रहेंगे। जो बजाज ऑटो में जो
एडवांटेजेस थे वो ये था कि मार्जिन पॉजिटिवली सरप्राइज किया एंड जो इनका जो फॉरेन बिजनेस है वो टर्न अराउंड होते हुए लोगों को दिख रहा है। लेकिन मुझे लग रहा है कि ये सारी चीजें प्राइसिंग हो चुकी है, तो यहाँ से जो अपसाइड बजाज ऑटो में है वो थोड़ा सा लिमिटेड है। लेकिन हीरो मोटर कॉर्प अभी भी काफी ज्यादा अंडरवैल्यूड स्टॉक है और यहाँ से हीरो मोटर कॉर्प में 15 to 20% रिटर्न बनने की संभावना मुझे ज्यादा लगता है कंपेयर टू सम ऑफ द अदर नेम्स। सो ओवरऑल अगर मैं ऑटो सेक्टर में अगर मैं देखूं तो वैल्यूएशन वाइज एंड वैल्यू पिक मेरा हीरो मोटर कॉर्प रहेगा और मेरा सेफ्टी पिक जहाँ पे मैं रिस्क वर्सेस रिवॉर्ड जो इवनली बैलेंस्ड है वो मेरा मारुति रहेगा। इसके अलावा अगर मुझे थोड़ा सा बीटा ऐड करना है हमारे अपने पोर्टफोलियो में तो मैं टाटा मोटर्स पे फोकस करूंगा और उसमें भी टाटा मोटर्स डीवीआर पे फोकस कर सकता हूं जहां पे स्टॉक प्राइस अप्रिसिएशन कैन बी क्वाइट फास्ट। अगर नेक्स्ट क्वार्टर रिजल्ट्स में जो कंपनी जो ये क्वार्टर में जो गाइडेंस दे रही है और जो डिलीवरी किया है वो सस्टेन कर पाती है। टाटा मोटर्स पे स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन है आपका। और इस बीच जरा एक बार इंडेक्स चेक लेते हैं बीच में, इट्स 18173। थोड़ा प्राइस डैमेज जो हुआ था वो थोड़ा अगर आप देखिए कंट्रोल हुआ है, बट बैंक निफ्टी 43,671 और अपने 10-day एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के क्लस्टर से फिर पुल बैक देकर करीब 43,674 के स्तर पर ट्रेड करता हुआ। और निफ्टी आईटी दिखाएगा, निफ्टी आईटी में लॉसेस है, नो डाउट अबाउट दैट। निफ्टी आईटी ऑल दो लॉसेस थे बट स्टिल 20-day एक्सपोनेंशियल एवरेज की ट्रैजेक्टरी को रीगेन करके जा रहा है। इंट्राडे लो से निफ्टी आईटी में करीब 250 अंकों का पुल बैक है। अच्छा सर, एक चीज पूछूं आपसे यहाँ पे कि एक दो लग्जरी स्पेस देखिए हुआ क्या कि जिस चीज को बाजार ने नकार दिया वहां तो कोई कन्विक्शन बनी नहीं। लोग पीवीआर मेरे ख्याल से नया 52 हफ्तों का नया लो लगाया, ह्यूज शॉर्टिंग हुई है यहाँ पर। बट होटल्स को देखिए क्या कमांडिंग पोजीशन में, इंडियन होटल्स एट ऑल टाइम हाई और पूरा का पूरा आई मीन मिड कैप स्मॉल कैप में आपका जो होटल्स है वो डिलीवर कर रहे हैं। आपका प्रिफर्ड होटल या फिर ग्रुप ऑफ स्टॉक्स क्या होंगे नवीन जी? मैं काफी टाइम से जो हॉस्पिटैलिटी एज ए सेक्टर है इस पे मैं पॉजिटिव रहा हूँ। इसको देखने के दो तरीके हैं, एक तो आप इसको रियल एस्टेट प्रॉक्सी भी मान सकते हैं, दूसरा ऑफ कोर्स जो डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन है जो मतलब ओवर द लास्ट 2-3 years जहाँ पे मतलब यहाँ पे डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन हो नहीं पाया था वो वापस आया। तो वो दोनों थीम्स में रियल एस्टेट के थीम के हिसाब से भी अगर देखेंगे और डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन के हिसाब से भी देखेंगे आज टेलीकॉम में वाकई दिक्कत है जनाब, आज दिक्कत है। आज टेलीकॉम में शॉर्टिंग भी काफी हुई है। जरा एक बार टेलीकॉम का ओआई लेके आएंगे जरा डॉक्टर साहब। एक काम करते हैं, कुलकर्णी जी को यही धन्यवाद कर देते हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए, सभी स्टॉक्स इंडेक्सेस पे राय रखी आपने। आज दुविधापूर्ण है आपसे बातचीत करना, बार बार जो है कनेक्शन जा रहा है। आप देखिए आज इंडस टावर्स में वोडाफोन आइडिया में गजब की शॉर्टिंग हुई है। हालांकि पोस्ट अर्निंग भारतीय एयरटेल जो है वो थोड़ा सा रिकवर हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, इस कार्यक्रम में आप शामिल हुए, सभी स्टॉक्स इंडेक्सेस पे राय रखिए। अब एक काम करते हैं, डाउ जोन्स फ्यूचर्स को देखते हैं और उसके बाद कल की तैयारी शुरू करते हैं।